नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। देखिए, अररिया जिले की तमाम विधानसभा सीटों पर हम आपके लिए विस्तृत कवरेज लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जोकीहाट पर हम आज बात करने वाले हैं। ये सीट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर एआईएमआईएम ने 2020 में चुनाव जीता था। यानी ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 2020 में जीत दर्ज की थी। अब जोकीहाट में 2025 में क्या होगा? क्या ओवैसी यहाँ एक बार फिर से फैक्टर बनेंगे? क्या यहाँ महागठबंधन को चुनौती मिलने वाली है या फिर यहाँ बीजेपी कुछ जुगाड़ लगाकर खेल कर पाएगी? तमाम बातें आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, संपादक है पॉलिटिकल आइडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। अर्पिता, देखिए, जोकीहाट एक ऐसा विधानसभा सीट है जिसका कि लगभग विगत 50 वर्षों के अंदर जनसंख्या का परिवर्तन कर दी हो गया है वहां। ठीक है, वो लगभग आप इसकी तुलना जो है पाकिस्तान से कर सकती हैं। आपको पता है 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में लगभग 24% हिंदू कहे जाते थे। आज वहां पर 1 से 1.5% हिंदू बचे हुए हैं। तो वैसे ही जोकीहाट विधानसभा सीट आज से 50 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि वहां लगभग 20 से 25% मुसलमान मतदाता हुआ करते थे। आज 65% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। ठीक है, आप अनुमान लगा लीजिए। तो दो तरह से जनसंख्या परिवर्तन हुआ है। एक तो उच्च जन्म दर के कारण, ठीक है, और दूसरा दूसरा बांग्लादेश से घुसपैठ। ये जो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट किया है वो है बांग्लादेश से घुसपैठ। बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले लोगों को जो 3, 4, 5 ऐसे जगहों पे बसाया गया है उनमें जोकीहाट सबसे नंबर 1 पे आता है। बहादुरगंज आता है, ठाकुरगंज आता है, किशनगंज का। तो ये ऐसे 60 विधानसभा सीट है जहां पर की बहुत बड़ी आबादी को बसाया गया है। अमौर नाम का एक विधानसभा सीट है जहां पर की बहुत अधिक संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है। तो उसमें जोकीहाट है। इसीलिए जोकीहाट में पिछली बार जो है मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, आपको पता है कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने थे, बनाया गया, लेकिन फिर तुरंत लालू यादव को हटाना पड़ा। उनके खिलाफ जितने आरोप थे सब खुलने लगे तो वापस हटाना पड़ा उनको। उन्हीं के 2 पुत्र टकराए थे पिछली बार वहां। एक टकराए थे राष्ट्रीय जनता दल से और दूसरा टकराए थे एआईएमआईएम से। ठीक है, तो ये दोनों भाई लड़े थे वहां पर चुनाव। और तो जो शाहनवाज आलम थे उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर सरफराज आलम को चुनाव में हराया था। मतलब छोटे भाई ने बड़े भाई को हराया था चुनाव, लेकिन बाद में छोटा भाई जो है बड़ा भाई को जहां था राष्ट्रीय जनता दल में वहीं जाके मंत्री बन गया। जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए तो आपको पता है कि एआईएमआईएम को 5 में से 4 एमएलए को तोड़ लिया तेजस्वी यादव ने। तो उसी में एक ये भाई साहब भी थे, शाहनवाज आलम, सरफराज आलम के भाई। उनको तेजस्वी यादव ने मंत्री भी बनवा दिया। अब बड़ा भाई जो मुंह ताक रहा है, छोटा भाई को उतना ही नहीं विधायक मैंने पार्टी में भी शामिल किया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद लोकसभा भी लड़वाया। आपको पता है अररिया से लोकसभा चुनाव भी लड़ा छोटा भाई। बड़ा भाई जो है उस समय भी मात खा गया, लोकसभा का टिकट भी नहीं मिल पाया। तो वहां जो स्थिति है कि शाहनवाज आलम अभी विधायक हैं, एआईएमआईएम से राजद में शामिल हो चुके हैं। अब देखना है कि राजद तो टिकट देगी ही देगी, ये बात तय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बड़का भैया इस बार जो है फिर ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे, अदला बदली जो होता है वो करेंगे? ये सवाल है। सवाल ये भी है सर कि अब ओवैसी देखिए बिहार में खुल के कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके विधायक छीने थे उनसे वो चुन चुन कर बदला लेंगे। मतलब ओवैसी तेजस्वी यादव से बदला लेने की तैयारी में है। और जोकीहाट भी एक ऐसी सीट है जहां ओवैसी के विधायक को तेजस्वी चुरा ले गए। अब इसका बदला ओवैसी सीट पर खास तौर पर जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि जिन 4 विधायकों की ये भगदड़ मचाई आरजेडी ने, उन 4 सीटों पर तो ओवैसी का पूरा फोकस होगा। तो क्या ओवैसी यहाँ से किसी दावेदार को उतारने की तैयारी में? क्या कोई ऐसी चर्चा अभी तक हुई है? हाँ, ज्यादा उम्मीद यही है कि बड़ा भाई जो है इस बार ओवैसी की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, सरफराज आलम अपने छोटे भाई शाहनवाज आलम के खिलाफ।
लगभग तय है ये बातें। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है देखने वाली चीज है, क्योंकि अभी तो 5 महीने का समय है, और 5 महीने में आपको पता है बिहार में दल बदल का इतिहास होता है कि अंतिम दिन भी जो है कोई व्यक्ति टिकट वापस करके भी अपने दल में दूसरे दल में चला जाता है, तो ये इतिहास है। लेकिन अभी जो अब बात प्रदीप जी बीजेपी का भी फैक्टर जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर माना ये जाए कि काफी मुश्किल है एनडीए के लिए ये सीट, काफी चुनौतीपूर्ण है। वजह साफ है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वो वोटर्स हैं जो तेजस्वी यादव के साथ है या कांग्रेस के साथ है या ओवैसी के साथ है। यहाँ खुले तौर पर जो बीजेपी के साथ वोट आने चाहिए उतना बीजेपी का यहाँ मार्जिन नहीं दिखता है। फिर भी बीजेपी क्या रणनीतिक रूप से यहाँ कुछ चैलेंज दे सकती है महागठबंधन को, ओवैसी को, प्रशांत किशोर को? देखिए अर्पिता, सीधा सा फंडा है। वहां आप जोकीहाट में 2 चुनाव का विश्लेषण करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा चुनाव में परिणाम क्या होगा, 2015 का और 2020 का। अगर उदाहरण से समझा जाए तो देखिए 2020 में जो वहां बीजेपी के उम्मीदवार थे रंजीत यादव, ठीक है, उनकी हार हुई। सॉरी, रंजीत यादव तीसरे नंबर पर रहे थे और दूसरे नंबर पर थे बड़े भाई से मुकाबला हुआ था राजद के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। तो पिछली बार जो जीत हार हुई थी मात्र 7,000 की हुई थी, क्योंकि कारण था कि 2 मुसलमान उम्मीदवार टकराया तो बीच में एक हिंदू था, ठीक है, तो उसको भी लगभग 50,000 ही वोट मिला। लेकिन मार्जिन कितना था? मात्र 7,000 का। लेकिन 2015 में जब एक हिंदू उम्मीदवार रंजीत यादव का मुकाबला दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार से होता है, सरफराज आलम लड़ रहे थे उस चुनाव में, तो फिर मार्जिन लगभग 50,000 प्लस था। तो ये सीधा मामला है कि अगर मान लीजिए त्रिकोणीय मुकाबला में भी वहां हिंदू या बीजेपी नहीं जीत सकता, अगर चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए, 3 मुस्लिम उम्मीदवार बराबर का वोट काट ले, तभी कोई एक रंजीत यादव वहां से चुनाव जीत सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जीते, जीत शाहनवाज या सरफराज की ही होगी, जो कि हाथ में कोई दूसरा संभावना नहीं। ये विधानसभा सीट ऐसी रही है जहां से मुकाबले का आपने जिक्र किया है, वो तभी संभव है जब प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे दे। उधर आप देखिए आरजेडी अपना कोई उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट दे और ओवैसी भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, तब यहाँ पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और यहाँ चौथा बीजेपी अपना उम्मीदवार है। उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि कुछ हद संभावना बन सकती है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल लगती है। प्रदीप जी, अगर हम चलिए महागठबंधन के अंदर ही बात कर लेते हैं या जो सत्ता से इधर है विपक्ष के लोग हैं उनमें ही बात कर ले, मतलब अगर हम ओवैसी की बात कर ले, प्रशांत किशोर की बात करें या फिर आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, इनमें से अगर हम देखें तो ताकत किसकी ज्यादा दिखती है? यहाँ की जो पब्लिक है किसके पक्ष में या किसके नाम से वोट देना पसंद करेगी? देखिए 2 फैक्टर है, अगर ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा लगेगा वहां के मुसलमान मतदाताओं को कि हमारे वोट बंटने से बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी की सरकार बन सकती है बिहार में, तब तो वो सीधा सीधा तेजस्वी के उम्मीदवार के पक्ष में चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं यार यहाँ एमएलए चुनना है, केवल बिहार की राजनीति को नहीं देखना है, स्थानीय राजनीति देखना है, तब तो मुझे लगता है कि ओवैसी के उम्मीदवार की जीत लगभग निश्चित होगी जोकीहाट में। जोकीहाट से ओवैसी जीत सकते हैं, इस संभावना अभी भी दिख रही है और इसीलिए शायद लगता है कि महागठबंधन में भी थोड़ी टेंशन ज्यादा है, क्योंकि ओवैसी सिर्फ इन सीटों पर नहीं बल्कि 50 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब ओवैसी से मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया ले सकते हैं या फिर प्रशांत किशोर ले सकते हैं। अब यहाँ तेजस्वी यादव चूंकि पहले भी मुकाबले में ओवैसी से थोड़ा पिछड़े थे और कई सीटों पर ओवैसी की वजह से तेजस्वी को नुकसान उठाना पड़ा था, हो सकता है कि अब तेजस्वी इसके लिए रणनीतिक रूप से कन्हैया का भी सहारा ले। प्रदीप जी, चलिए सीट का समीकरण आपने समझा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीट पर आगे एक और फैक्टर है, जोकीहाट भी उस वैसे सीट के कैटेगरी में आता है जहां पर कि हिंदू में यादव का मुकाबला होता है मुसलमान से, ठीक है, तो इसीलिए ये गुत्थी जो है तेजस्वी यादव के लिए बड़ा गुत्थी है और उसका असर जो है कई विधानसभा सीटों पे पड़ता है कि अगर मुसलमान ने यादव को वोट नहीं दिया, यादव ने मुसलमान को वोट नहीं दिया, जिस कारण से बीजेपी को आप कह सकती हैं लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद में नुकसान हुआ कि राजपूत ने कुशवाहा को वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने राजपूत को वोट नहीं दिया।
वही फॉर्मूला अप्लाई होता है वहां कि यादव ने मुसलमान को वोट नहीं दिया, मुसलमान ने यादव को वोट नहीं दिया। करेक्ट है। और ये फॉर्मूला देखिए चिंता में डालेगा तेजस्वी यादव को, और कई सीटों पर चिंताएं आरजेडी की बढ़ी हुई है, जो कि आज भी ऐसी ही एक विधानसभा सीट है। ठीक है सर, इस सीट पर फाइनल उम्मीदवारों की जब लिस्ट आएगी सामने और ये भी तय हो जाएगा कि फाइनल नाम किसके लगेंगे और कौन यहाँ पर मुख्य मुकाबले में होगा, तब आगे उस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सीट के सारे समीकरण आपने समझाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका।